नमस्ते। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। एक अच्छी, खुशहाल और सार्थक जिंदगी आखिर होती क्या है? दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ने दशकों तक इस सवाल के दूसरे पहलू पर ही ध्यान दिया है। गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन, मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी गलत है उसे ठीक कैसे किया जाए। लेकिन क्या हो अगर हम अपना फोकस बदल दें, अगर मनोविज्ञान ये समझने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीजें हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। हमारे पास आज पॉजिटिव साइकोलॉजी या सकारात्मक मनोविज्ञान पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं और हम मिलकर ये समझेंगे कि ये आखिर है क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का ध्यान हमेशा से ही समस्याओं को सुलझाने पर क्यों रहा, अच्छी चीजों को बढ़ाने पर क्यों नहीं? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान के इतिहास में छिपा है। ऐतिहासिक रूप से मनोविज्ञान का ज्यादातर काम डिजीज मॉडल पर आधारित था। मतलब जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, वैसे ही एक मनोवैज्ञानिक मानसिक समस्याओं का इलाज करता था। जो चीज टूटी हुई है उसे बस ठीक करो। यानी एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच था, प्रोएक्टिव नहीं। बिल्कुल, और आंकड़े इस बात को साफ दिखाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 1887 से लेकर साल 2000 तक अकेले डिप्रेशन पर करीब 80,000 रिसर्च पेपर छापे गए। 80,000? हाँ, और जानते हैं खुशी या जीवन से संतुष्टि जैसे विषयों पर कितने थे? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, शायद 10-20 हजार, बहुत कम होंगे। कुछ हजार बस। 80,000 के सामने कुछ हजार। ये असंतुलन दिखाता है कि पूरा क्षेत्र किस तरफ झुका हुआ था। लेकिन फिर 1998 में एक बड़ा बदलाव आया। उस साल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने मार्टिन सेलिगमन और उन्होंने कहा बस अब बहुत हुआ। उन्होंने तय किया कि मनोविज्ञान को सिर्फ नुकसान की भरपाई करने से आगे बढ़ना होगा। अच्छा, इसका काम सिर्फ शून्य पर लाना नहीं, बल्कि लोगों को शून्य से ऊपर एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाना भी होना चाहिए। और यहीं से पॉजिटिव साइकोलॉजी एक आंदोलन बन गया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक इंसान ने पूरे क्षेत्र की दिशा बदलने की ठान ली। क्या कोई खास वजह थी इसके पीछे? कोई ऐसी घटना जिसने सेलिगमन को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? हाँ, और वो कहानी बहुत ही प्यारी है। बताइए। सेलिगमन बताते हैं कि एक दिन वो अपनी 5 साल की बेटी निक्की के साथ बगीचे में खरपतवार साफ कर रहे थे। वो कान पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निक्की गा रही थी, नाच रही थी और खरपतवार हवा में उछाल रही थी। तो जाहिर उन्हें गुस्सा आ गया होगा। हाँ, और वो उस पर चिल्ला पड़े, जैसा कि कोई भी थका हुआ पेरेंट कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन निक्की रोने के बजाय उनके पास गई और बोली, डैडी, क्या आपको याद है मेरे 5वें जन्मदिन से पहले मैं कितनी रोती चिल्लाती थी? मैंने अपने जन्मदिन पर फैसला किया कि मैं अब शिकायत नहीं करूंगी, और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। अगर मैं शिकायत करना बंद कर सकती हूँ तो आप भी इतने चिड़चिड़े होना बंद कर सकते हैं। एक 5 साल की बच्ची ने ये कहा, कमाल है। सेलिगमन भी हैरान रह गए। वो कहते हैं कि उस एक पल में उन्हें सब समझ आ गया। उनकी बेटी ने अपनी एक कमी को ठीक नहीं किया था, बल्कि अपनी एक ताकत, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को बदला था। वाह! सेलिगमन को एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी की कमियों को सुधारने में इतने व्यस्त थे कि उसकी इस ताकत को देख ही नहीं पाए। और यहीं से पॉजिटिव साइकोलॉजी का, कह सकते हैं, असली जन्म हुआ। कमियों को ठीक करने के बजाय ताकतों को पहचानना और उन्हें बढ़ाना। एकदम। इसी सोच के साथ कुछ समय बाद अकुमाल मैनिफेस्टो तैयार किया गया। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक तरह से मिशन स्टेटमेंट था। इसका लक्ष्य था उन चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन करना जो इंसानों और समुदायों को फलने फूलने यानी थ्राइव करने में मदद करती है। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, सकारात्मक अनुभव जैसे खुशी, संतोष और उम्मीद। दूसरा, सकारात्मक व्यक्तिगत गुण जैसे साहस, रचनात्मकता, दया और आत्मनियंत्रण। और तीसरा शायद समाज से जुड़ा होगा। एकदम सही। तीसरा स्तंभ था सकारात्मक संस्थाएं, यानी मजबूत परिवार, अच्छे स्कूल, सपोर्टिव वर्कप्लेस और न्यायपूर्ण समाज। ऐसी जगहें जो इन गुणों को बढ़ावा देती हैं। यहाँ ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी सुनते हैं तो दिमाग में आता है हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा महसूस करो, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ इसी के बारे में है? क्योंकि जिंदगी में तो दुख, दर्द और मुश्किलें भी होती हैं। क्या शुरुआती पॉजिटिव साइकोलॉजी इन सबको नजरअंदाज कर रही थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
शुरुआत में इस पर यही आलोचना लगी कि ये हैप्पीओलॉजी है, मतलब जो सिर्फ अच्छा अच्छा देखती है और जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेती है। अच्छा। और इसी आलोचना के जवाब में एक दूसरी लहर सामने आई जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजी 2.0 कहा जाता है। ओके, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन भी आया। हाँ, और इसके सबसे बड़े प्रस्तावक थे कनाडाई मनोवैज्ञानिक पॉल टी वोंग। वोंग का कहना था कि आप दर्द, दुख और पीड़ा को नजरअंदाज करके सच्ची खुशी पा ही नहीं सकते। असल में यही मुश्किल अनुभव हैं जो जीवन को गहरा अर्थ देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। उनका नजरिया था दुखों के माध्यम से फलना फूलना। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है, दुखों से फलना फूलना। ये विचार विक्टर फ्रैंकल के काम से बहुत प्रभावित था। फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविर में कैद थे। ओह, मैंने उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में सुना है। हाँ, उसी किताब में उन्होंने लिखा कि कैसे उन्होंने उन भयानक परिस्थितियों में भी जीने का एक मकसद ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों ने उम्मीद छोड़ दी वो बच नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने अपने दुखों में कोई अर्थ, कोई मकसद खोज लिया, जैसे अपने परिवार से दोबारा मिलने का मकसद, वो अकल्पनीय पीड़ा सहकर भी जीवित रहे। वोंग ने इसी विचार को पॉजिटिव साइकोलॉजी में शामिल किया। तो अब हमारे पास दो अलग अलग धाराएं हैं। एक तरफ सेलिगमैन का वर्जन जिसे हम PP1 कह सकते हैं, जो सकारात्मकता पर केंद्रित है। सही। और दूसरी तरफ वोंग का PP2 जो कहता है कि नकारात्मक अनुभव भी जरूरी है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं, PP1 का लक्ष्य है खुशी और आत्मपूर्ति। ये मानता है कि सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाकर और नकारात्मक को कम करके एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। ये दुख और मृत्यु जैसे मुश्किल विषयों से थोड़ा बचता है। और PP2? PP2 का लक्ष्य है जीवन में अर्थ खोजना और आत्म उत्थान, यानी खुद से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए जीना। ये मानता है कि जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का संतुलन जरूरी है। सच्ची खुशी के लिए दुख को समझना और उसे स्वीकार करना जरूरी है। वोंग का एक बहुत दिलचस्प तर्क है। वो कहते हैं कि सीधे सीधे खुशी के पीछे भागना आपको और दुखी कर सकता है। ये कैसे? ये तो उल्टी बात हुई। सोचिए, अगर आप हर समय खुद को खुश रहने के लिए मजबूर करेंगे तो जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे आपको लगेगा कि आप फेल हो गए। सही बात है। इससे और ज्यादा चिंता पैदा होती है। वोंग कहते हैं कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन में अर्थ और मकसद का पीछा करो। खुशी एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप मिल जाएगी। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे वोंग अर्थ पर इतना जोर देते हैं, खुशी पर नहीं। इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है, जब हम वेल बीइंग या कल्याण की बात करते हैं तो क्या हम असल में खुशी की बात कर रहे होते हैं या फिर इसी अर्थ की? मनोविज्ञान इन दोनों में कैसे फर्क करता है? ये इस चर्चा का दिल है। वेल बीइंग सिर्फ स्माइली फेस बनाने से कहीं ज्यादा है, और मनोविज्ञान में इसे समझने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। पहला है सब्जेक्टिव वेल बीइंग या SWB। ये काफी सीधा साधा है। इसमें दो चीजें शामिल हैं, आप अपनी जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं और दिन प्रतिदिन आप कितनी सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं नकारात्मक भावनाओं की तुलना में। मतलब अच्छा महसूस करना और अपनी जिंदगी से खुश रहना। हाँ, इसे हेडोनिया भी कहते हैं, जो प्राचीन ग्रीक शब्द है सुख के लिए। ये तो समझ आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ज्यादा गहरा है। इसे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग या PWB कहते हैं, और इसे कैरल रिफ ने विकसित किया। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से आगे बढ़कर एक सार्थक जीवन जीने पर केंद्रित है। इसके 6 आयाम हैं, जैसे स्वायत्तता, यानी अपनी जिंदगी पर आपका कितना कंट्रोल है। अच्छा। व्यक्तिगत विकास, यानी क्या आप लगातार कुछ नया सीख रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं। जीवन में उद्देश्य, और शायद दूसरों से रिश्ते भी इसमें शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध, आत्म स्वीकृति और अपने परिवेश पर नियंत्रण। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ खुशी की भावना से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो एक संपूर्ण जीवन का खाका लगता है। सही। इसे यूडेमोनिया कहते हैं, यानी एक ऐसा जीवन जो मानवीय क्षमता की बेहतरीन अभिव्यक्ति हो। तो हमारे पास SWB है जो हेडोनिया या खुशी पर है, और PWB है जो यूडेमोनिया यानी व्यक्तिगत विकास और अर्थ पर है। क्या सेलिगमैन ने इन विचारों को मिलाकर अपना कोई फ्रेमवर्क बनाया? क्योंकि उनका शुरुआती काम तो खुशी पर ज्यादा केंद्रित था, पर बाद में शायद उनके विचार भी विकसित हुए होंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। आलोचना और नए शोध के बाद सेलिगमैन ने अपने शुरुआती विचारों को और विकसित किया और एक नया मॉडल पेश किया जिसे परमा कहते हैं। परमा?
हाँ, ये एक एक्रोनिम है और उनके अनुसार ये एक फलते फूलते जीवन के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पी का मतलब है पॉजिटिव इमोशन, यानी खुशी, उम्मीद, प्यार। ये हेडोनिक हिस्सा है। ठीक है। ई है एंगेजमेंट, यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, जब आप कोई काम करते हुए समय और खुद को भूल जाते हैं। इसे फ्लो की अवस्था भी कहते हैं। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई एथलीट खेलते हुए महसूस करता है। एकदम वही। फिर आता है आर, यानी रिलेशनशिप्स, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और अच्छे रिश्ते हमारी खुशी के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। मीनिंग, यानी खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होना। ये पॉल वोंग के विचारों से मिलता जुलता है। और आखिर में ए है अकम्प्लिशमेंट, यानी लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना, सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि मास्टरी की भावना के लिए। ये तो बहुत व्यापक मॉडल लगता है। इसमें खुशी भी है, अर्थ भी है, रिश्ते भी है। और मुझे लगता है कि ये विचार सिर्फ एक इंसान की जिंदगी तक सीमित नहीं हो सकता। अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें तो क्या देश भी इस तरह से सोच सकते हैं? हमारी तरक्की का पैमाना तो हमेशा जीडीपी यानी पैसा ही रहा है। और यही पॉजिटिव साइकोलॉजी के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। दशकों तक किसी देश की सफलता का एक ही पैमाना था, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन कई स्टडीज ने दिखाया कि एक सीमा के बाद पैसा और खुशी का सीधा संबंध नहीं रह जाता। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी में अमेरिका की क्रय शक्ति 100 में से 100 थी और उनका जीवन संतुष्टि स्कोर 10 में से 7.75 था। ठीक है। वहीं भारत की क्रय शक्ति सिर्फ 5 थी, लेकिन जीवन संतुष्टि स्कोर 6.70 था। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पैसा जरूरी है, लेकिन एक बेसिक जरूरत पूरी होने के बाद ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाता। सही कहा। और इसी सोच को सबसे पहले एक छोटे से देश ने अपनाया। 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का विचार दुनिया के सामने रखा। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। उनका कहना था कि विकास का असली मतलब सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं है। जीएनएचआई में 9 क्षेत्र हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक जीवन शक्ति, ये सब शामिल हैं। ये वेल बीइंग का एक बहुत ही समग्र, होलिस्टिक नजरिया है। ये अविश्वसनीय है। अच्छा, अब अंत में इस सब का हमारी असल जिंदगी, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या पॉजिटिव महसूस करने या एक सार्थक जीवन जीने से हमारी सेहत भी अच्छी होती है? मैंने एक बहुत ही कमाल की स्टडी के बारे में पढ़ा था, नन स्टडी। क्या आप उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, नन स्टडी स्वास्थ्य मनोविज्ञान और पॉजिटिव साइकोलॉजी के जुड़ाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, मतलब इसमें लोगों को कई दशकों तक फॉलो किया गया। शोधकर्ताओं ने 180 कैथोलिक ननों की आत्मकथाओं का विश्लेषण किया, जो उन्होंने तब लिखी थी जब वो 20-22 साल की थी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। जिन ननों ने अपनी युवावस्था में सबसे ज्यादा सकारात्मक भावनाएं व्यक्त की थी, वे सबसे कम खुश रहने वाली ननों की तुलना में औसतन 1 दशक ज्यादा जीवित रहीं। 1 दशक? 10 साल? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारी उम्र पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी ने विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब बच्चों के विकास के अध्ययन को भी बदला है। पहले माना जाता था कि जो बच्चे मुश्किल परिस्थितियों में पलते बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में आगे चलकर समस्याएं होना तय है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कई लोग बहुत मुश्किल बचपन के बाद भी बहुत सफल होते हैं। और इसी को रेजिलियंस यानी लचीलापन कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी इस बात पर ध्यान देती है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन बच्चों को मुश्किलों से लड़ने और उभरने की ताकत देते हैं। और इससे भी एक कदम आगे का कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? हाँ, ये सिर्फ किसी बड़े आघात या त्रासदी से उभरना नहीं है, बल्कि उस अनुभव के कारण पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरना है। लोग कहते हैं कि उस हादसे के बाद उन्हें अपनी जिंदगी की ज्यादा कदर होने लगी, उनके रिश्ते ज्यादा गहरे हो गए और उन्हें जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ खुश रहने या पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है। ये एक पूरा वैज्ञानिक ढांचा है जो हमें एक संपूर्ण, सार्थक और लचीला जीवन जीने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मुश्किलों से भी कैसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि एक अच्छा जीवन सिर्फ नकारात्मकता को दूर करने से नहीं मिलता, बल्कि सकारात्मक गुणों को, अपनी ताकतों को सक्रिय रूप से विकसित करने से मिलता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये सोच मार्टिन सेलिग्मन की बेटी के एक सीधे साधे सवाल से शुरू हुई और पॉल वोंग के गहरे दर्शन तक पहुंची, जो मानता है कि हमारे संघर्ष ही हमें अर्थ और विकास दे सकते हैं। और ये भी देखा कि कैसे ये विचार सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि भूटान जैसे देशों की राष्ट्रीय नीतियों को भी प्रभावित कर रहा है। वेलबींग कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी थाली की तरह है, जिसमें इमोशंस, रिश्ते, आपकी लाइफ का मकसद और आपकी उपलब्धियां सब कुछ शामिल हैं। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर किसी को आज से ही अपने जीवन में ज्यादा फ्लोरिशिंग या समृद्धि लानी हो, तो उसे किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? परमा मॉडल के P यानी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने पर, या फिर M यानी मीनिंग, अपने जीवन के संघर्षों में कोई गहरा अर्थ खोजने पर? क्या खुशी का पीछा करना सही है, या अर्थ की तलाश करनी चाहिए जिससे खुशी शायद खुद ब खुद मिल जाए? शायद असली जवाब इन दोनों के संतुलन में ही छिपा है।